गुड आफ्टरनून। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नए एग्जाम्पल्स और सीखते हैं। उसके बाद थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज नेक्स्ट टाइप का ग्रुप सीखने से पहले आपको एक नए फंक्शंस के बारे में बता दूं। ऑयलर फंक्शन, आप लोग इसको जब पढ़ेंगे तो जैसे ऑयल पढ़ते हैं ना, ऑयलर, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ऑयलर की तरह करिएगा। इस इंसान को फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स कहा जाता है। प्लीज याद रखिए, फादर ऑफ मैथमेटिक्स नहीं कह रहा हूँ, फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। इस इंसान ने इतना ज़्यादा वर्क मैथमेटिक्स में किया है कि इनका जितना सारा काम है वो बड़े मोटे मोटे 100 वॉल्यूम, जैसे एनसाइक्लोपीडिया होता है, ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया फुल साइज, ऐसे फुल साइज 100 वॉल्यूम निकाले गए पूरे काम की। आप सोचिएगा, जिस तरह से रामायण हमारे पास मोटी किताब होती है, ऐसी 100 वॉल्यूम इनके काम के। और ये तब है जब इनका जो रिसर्च वर्क जितना भी इन्होंने किया है, लगभग 1500 रिसर्च वर्क पेपर इनके माने जाते हैं। और 600 के आसपास जब पेपर आ गए थे तो एक मोतियाबिंद की वजह से, जो कैटरेक्ट होता है, आँखों का ऑपरेशन किया डॉक्टर ने, दोनों आँखों का एक साथ किया। तो इन्फेक्शन की वजह से इनकी आँखें चली गई। और आप सोचिए, उसके बाद फिजिकली विजुअली चैलेंज्ड होने के बावजूद उसके बाद जो इनका काम है उसमें बेस्ट 900 रिसर्च पेपर उसके बाद है। और इतनी ब्रांचेज इनके नाम पर है मैथमेटिक्स की, आप गूगल पे जाइएगा, इतनी ज़्यादा ब्रांचेज मैथमेटिक्स की इस एक आदमी के काम के आधार पर है। ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और इनको आप मैथमेटिक्स में बहुत सारी जगह इनका काम देखेंगे। इस इंसान के बारे में थोड़ा सा जानिएगा ज़रूर। आज जिस दौर की मैथ्स को हम लोग पढ़ रहे हैं उसको इतना सिस्टमेटिक, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी या हमारी ज़िंदगी के बारे में सोचें और सोचें कि आज इतने एडवांस टूल हैं और तब हमारा काम क्या फुल साइज 100 किताबों के बराबर, जो एनसाइक्लोपीडिया की बुक्स हैं, क्या हम इतना कर सकते हैं? तो आपको महसूस होगा, इतना तो छोड़िए, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी अगर हम जिंदगी में कर गए तो जीवन सफल हो जाए। तो इस इंसान ने एक यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया, जैसे हम लोग इसको फाई से दिखाते हैं। आयलर फंक्शन को किससे दिखाते हैं? फाई से। और फाई 1 हम 1 मानते हैं। उसके बाद फाई n, ये कब है? जब n 1 से बड़ा हो। तो फाई n इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n and relatively prime to n, relatively prime to n, n से छोटे, n से छोटे और n के साथ रिलेटिवली प्राइम जितने भी नेचुरल नंबर है उस संख्या को फाई n कहेंगे। प्लीज ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे फाई 10 पूछा जाए तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर जो 10 के साथ जिनका जीसीडी 1 आता है, क्या क्या होंगे वो? 1, 3, 7, 9, ये 4 होंगे। तो प्लीज यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पर ये नहीं आ रहा है कि कौन कौन हैं जो n से छोटे हैं और n के साथ रिलेटिवली प्राइम में, बल्कि कितने हैं वो संख्या बतानी है।
इस पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है, तो 5 10 4 हो गया। ऐसे ही अगर आप 5 11 करेंगे तो 11 तो प्राइम नंबर है, हर कोई जो इससे छोटा होगा वो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम होगा तो 10 आ जाएगा। मतलब इन जनरल 5p p-1 होगा, p इज प्राइम। प्राइम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्राइम नहीं है, कोई कंपोजिट नंबर है, तो आपको उससे छोटे जितने हैं नेचुरल नंबर और जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे वो संख्या बतानी होती है। काफ़ी छोटा सा दिखता है फंक्शन। नंबर थ्योरी में हम इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव है और एंड सो ऑन, कई चीज़ें हैं जो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी इस आधार पर एक स्पेशल टाइप के ग्रुप को स्टडी करना है, और बाद में जब हम लोग साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ जनरेटर्स पढ़ेंगे, तो इस फंक्शन की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे समझिएगा ज़रूर। अब हम लोग एक ग्रुप पढ़ते हैं जिसको हम नाम देते हैं UN। इस तरह के ग्रुप का क्या नाम है? UN हम इसको कह रहे हैं। ये भी इसी इंसान की बदौलत है शुरुआत में। तो UN का मतलब है जो n से छोटे, अगर इसमें कोई नंबर आप सोच लें x, तो जो x होगा वो नेचुरल नंबर होगा, x लेस देन n होगा, और GCD ऑफ x और n 1 होगा। तो ये जो होगा इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n ये कहा जा रहा है। तो इसे प्रूफ करना है, मैं एक छोटा उदाहरण ले रहा हूँ। पहले अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है इसी को ले लेते हैं कि U10 क्या होगा? U10 1379 is a group under multiplication modulo कितना लिया जाएगा? 10। 10 पर UN था ना, तो n पर था, तो ये 10 पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 पर ये ग्रुप है, ये प्रूफ करना है। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 1379 1379 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। 3 से कर लीजिए 9, 3 × 7 21, 10 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर लिखना है 1, 7, 7 से करिए 9 से करिए, तो ये आ जाएगा। कंपोजिशन टेबल में उम्मीद करता हूँ अब आपको आ ही रही होगी समझ में। तो आप ये देखिए टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो U10 के ही हैं सारे। तो क्लोजर तो ऑब्वियस है, उसके अलावा एसोसिएटिविटी अगर आप देखते हैं पहले, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में आपने पहले भी किया था, तो एसोसिएटिविटी आसानी से आ जाएगी। आइडेंटिटी आप ही देखिए 1357 जैसी रो रिपीट कहाँ पर हो रही है? यही है ना 1379 1379। तो 1 क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। अगर 1 आइडेंटिटी है तो फिर इन्वर्स देखिए, 3 का इन्वर्स क्या है? 7 है, तो 7 का इन्वर्स 3, और 9 का इन्वर्स तो 9 ही हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी इसमें मिल रहा है।
और अगर कम्यूटेटिविटी लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, नंबर्स हैं, आसानी से कम्यूटेटिव आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये एक एबिलियन ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 पर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ग्रुप अपने आप में फाइनाइट ग्रुप्स में जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है उसमें से एक ये भी है। तो हमने जितने ग्रुप्स पढ़ने थे आपने लगभग अधिकतर एग्जाम्पल्स मैं करा चुका हूँ। एक एग्जाम्पल और कराता हूँ। आप ये देखिएगा, आपने R लिया रियल नंबर का सेट, R2 कैसा होता होगा? R2 का मतलब समझ रहे हैं? R इंटू R मतलब x, y सच दैट x और y किसमें है? R रियल नंबर्स हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो अगर मैं R2 ले लूँ तो ऑर्डिनरी एडिशन ले लूँ ये एलिमेंट्स का, तो ये ग्रुप होगा या नहीं होगा? ये सोचिएगा। एडिशन में मैं ये ले रहा हूँ R2 और ऑपरेशन प्लस। तो ऑर्डर्ड पेयर को जब भी ऐड करते हैं आप जानते ही हैं, पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ ऐड होता है। तो ये ग्रुप की डेफिनेशन के हिसाब से क्लोजर होगा या नहीं होगा? दो आप इस तरह के पॉइंट उठा लीजिए, x1 y1 और x2 y2, जोड़िए, जो आएगा ऑर्डर्ड पेयर ही आएगा, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, एसोसिएटिविटी आप आसानी से दिखा सकते हैं। आइडेंटिटी 0,0 ले सकते हैं आप, तो वो आइडेंटिटी हो जाएगी। एडिटिव इनवर्स x, y का एडिटिव इनवर्स -x, -y हो सकता है या नहीं? तो कम्यूटेटिविटी भी दिखा लेंगे एडिशन में इसमें। तो आप देखेंगे कि हाँ, हमने एक नया एग्जाम्पल देख लिया कि R2 जो है एडिटिव ग्रुप है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं इन जनरल Rn ले लूँ, देखिए ये चीज़ आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगी। Rn का मतलब होता है उसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे? x1, x2 अप टू xn सच दैट सारे xi जो है वो रियल नंबर ही हैं। हम इसे n टपल कहते हैं। क्या बोलते हैं? n टपल नाम है, ये 2 टपल है। आप इसे ऑर्डर्ड पेयर भी कह रहे थे, ये 2 टपल है, तो ये क्या हुआ? ये n टपल हुआ। ठीक, n डायमेंशनल सोचिएगा। अब आप कहेंगे कि हमें तो विजुअलाइज ही नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैथमेटिक्स जहाँ विजुअलाइज होती है या जिंदगी में यूज होती है, वो तो बेसिकली मैथ्स है ही नहीं, वो तो फिजिक्स है। भौतिक जगत में आप जो भी देखते हैं फिजिकल लाइफ में, वो तो फिजिक्स का हिस्सा है। मैथमेटिक्स बेसिकली फिलॉसफी है। तो मैथ्स में आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये हमारी प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम नहीं है। तो मैथमेटिक्स कंसेप्चुअली n डायमेंशन में जाएगी। मतलब मैथ्स में हम डायमेंशन की बात लीनियर अलजेब्रा पढ़ते समय समझेंगे, तो आप देखेंगे कि अच्छा, डायमेंशन तो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। हाँ, हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो 3 डायमेंशन तय रहता है। इवन आइंस्टाइन स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो चौथा डायमेंशन विजुअलाइज नहीं हो पाता हमसे। स्पेस तो ठीक है, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन हो गए, चौथा टाइम है, तो वो स्पेस नहीं है, वो टाइम है, तो हम उसे अलग से नाम देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ n डायमेंशन की जब हम बात करेंगे तो हम लॉजिकली साउंड होने चाहिए। विजुअलाइजेशन होता है या नहीं होता है ये एक अलग प्रॉब्लम है, ये लॉजिक के साथ जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। यहीं पर कुछ चीज़ें आती हैं, आपको समझ में आता है कि आखिर ज्योमेट्री में ऐसी क्या कमी थी कि एनालिसिस डेवलप करनी पड़ी। ज्योमेट्री में हर चीज़ विजुअल परसेप्शन है, आप विजुअली देखते हैं, लेकिन विजुअली अगर आप कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो रहा हो। एनालिसिस सॉलिड लॉजिक पर है, आपके विजुअलाइजेशन पे डिपेंडेंसी नहीं है उसकी, वो प्योर लॉजिक पर है। और हायर मैथमेटिक्स प्योरली लॉजिकल डेवलपमेंट है। इसका ये मतलब नहीं है कि इससे पहले वाला इलॉजिकल था। लॉजिकल वो भी था, लेकिन वो हमें आसपास दिखाई देता था, आसान लगता था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये Rn एक अच्छा और इम्पोर्टेंट ग्रुप है। आप इसी ऑर्डर से ऐसा कर सकते हैं।
आप R3 तक तो पढ़ ही चुके होंगे, 3 डायमेंशन सोचिएगा, उसी का जनरलाइजेशन सोच लीजिए। तो 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में जब कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है कैसे करते हैं आपको मालूम होगा। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो जब n डायमेंशन में कोऑर्डिनेट को ऐड करना होगा तो इसी तरह से करेंगे। तो फिर 2 n डायमेंशन में 2 पॉइंट लिए जाएं तो उनके कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे तो n डायमेंशन का ही पॉइंट मिलेगा। क्लोजर सेटिस्फाई होगी, एसोसिएटिविटी आप दिखा सकते हैं। आइडेंटिटी 0 0 0, आप देखिए 2 डायमेंशन में ओरिजिन कैसा लेते हैं आप, 0,0। 3 डायमेंशन में कैसा लेते हैं, 0 0 0। तो फिर n डायमेंशन में कैसा लेंगे, 0, 0, एंड सो ऑन, लास्ट में 0। ठीक, ऐसे ही एडिटिव इनवर्स हर एक के आगे माइनस लगा दीजिए, -x1 से -xn, तो एडिटिव इनवर्स भी आ जाएगा। तो इसका मतलब Rn जो है वो एक ग्रुप होता है। कैलकुलस ऑफ सेवरल वेरिएबल एक ब्रांच होती है हायर स्टडी में, और तब आपका रियलाइजेशन होता है बहुत शानदार तरीके से। ये अपने आप में शानदार ब्रांच है। अभी हम सिंगल R में चीज़ें सीखते हैं, रियल एनालिसिस। सिंगल R अगर अच्छी तरह क्लियर है तो R2, R3, Rn आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मेरे जितने एग्जाम्पल्स थे उसमें अधिकतर एग्जाम्पल्स हो चुके हैं परमुटेशन ग्रुप को छोड़कर। परमुटेशन के रिलेटेड अभी चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन मैं उससे पहले ग्रुप थ्योरी की कुछ फंडामेंटल चीज़ें बताना चाहूँगा। अब एग्जाम्पल्स काफ़ी हो चुके हैं, आपने काफ़ी सीख भी लिए हैं। चलिए हम अब शुरू करते हैं कुछ एलिमेंट्री थ्योरम्स ग्रुप की। तो पहली एलिमेंट्री प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिटी यूनिक होती है, ये प्रूफ करना है। कुछ जो एग्जाम्पल्स हमने सीखे हैं तो हम आइडेंटिटी ही बात कर रहे थे। किसी स्टूडेंट के दिमाग में सवाल उठ सकता है कि भाई आइडेंटिटी की बात कर तो रहे हैं कि आइडेंटिटी है, लेकिन एक ही आइडेंटिटी है जरूरी है? क्या पता 2 आइडेंटिटी हो रही हो या ज़्यादा होती हो किसी ग्रुप में। तो अब हम यहाँ प्रूफ करेंगे कि आइडेंटिटी किसी भी ग्रुप में हमेशा यूनिक एलिमेंट है। ठीक, चलिए ये तो प्रूफ करना है, ये पता लग गया। करना कैसे है, तो मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। कभी भी आपके पास अगर यूनिक प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, यूनिक, तो कोई भी ब्रांच हो मैथमेटिक्स की, आप ऐसा करिए कि उस चीज़ की 2 वैल्यू ले लीजिए। जिसे यूनिक प्रूफ करना है उसकी 2 वैल्यू ले लीजिए, और आप देखेंगे लास्ट में दोनों बराबर आ जाती हैं। अगर दोनों बराबर आ गई तो 2 कहाँ हुई, फिर एक ही तो हुई वो। अगर आपका और मेरे किसी टेस्ट में बराबर नंबर आए हैं तो वो संख्या तो एक ही हुई ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिट कभी भी कैसे प्रूफ करना है कि दिस इज यूनिक। अच्छा, तो आप 2 ले लीजिए, 2 वैल्यू ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, स्टेटमेंट ये है, इफ जी, और इसमें बाइनरी ऑपरेशन ये है, इज अ ग्रुप, देन आइडेंटिटी इज यूनिक। तो हम इसे प्रूफ कर रहे हैं कि आइडेंटिटी यूनिक होती है। लेट E1, E एंड E1 ले लेते हैं, बी 2 आइडेंटिटीज, बी 2 आइडेंटिटीज इन अ ग्रुप जी। हम मान लेते हैं आइडेंटिटी 2 है, ठीक है। इफ वी कंसीडर E एज आइडेंटिटी, तो फिर E ऑपरेशन E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा। क्यों, E तो आइडेंटिटी है और E1 भी उसी का एलिमेंट है, जी का ही दोनों। अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो ग्रुप है या नहीं है ये प्रूफ करना नहीं है। हम मान लीजिए कि वो है, अब उससे आगे सोचना है। तो ये अगर आइडेंटिटी है तो ये कोई जनरल एलिमेंट माना गया है उस समय। ऐसे ही इफ वी कंसीडर E1 एज आइडेंटिटी, तो अगर आप कहते हैं कि E1 आइडेंटिटी है तो फिर ये क्या आना चाहिए, ऑपरेशन E1 आइडेंटिटी है ना, तो E आना चाहिए।
अब दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर कर देंगे, E इक्वल टू E। तो हो गया यूनिट। आपने 2 ले लिए थे, दोनों बराबर आ गए। आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बहुत बेसिक थ्योरम है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। हम नेक्स्ट थ्योरम पे बात करते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसलेशन लॉ। इफ G इज अ ग्रुप देन ट्रांसलेशन लॉज होल्ड गुड इन G। ट्रांसलेट जब करना होता है कभी किसी चीज़ को तो हमें बहुत आसान लगता है कई बार। आप ऐसे समझिएगा, अगर मैं AB इक्वल टू AC करूँ तो हमारे बहुत सारे साथी रहेंगे कि A कैंसिल हो जाएगा, B इक्वल टू C। और ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। A लेफ्ट साइड में था दोनों के तो लेफ्ट साइड से कैंसिल किया तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अगर A राइट में होता दोनों के तो राइट कैंसिलेशन लॉ होता। ठीक, कैंसिल करना हमें लगता है ये तो बहुत आसान चीज़ है, आसानी से हो जाना चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, कैंसिल आप उसी को करेंगे जो नॉन जीरो होगा। कैसा होगा, नॉन जीरो एलिमेंट। अगर आपने जीरो को कैंसिल कर दिया तो गजब हो जाएगा। फिर तो मतलब फिर तो किसी को भी किसी के बराबर प्रूफ किया जा सकता है। आप एक बात सोचिए, मान लीजिए मैंने 0x इक्वल टू 0y लिया। जाहिर सी बात है 0 इंटू एक्स भी 0 होता है, 0 इंटू वाई भी 0 होता है। एक्स और वाई कोई भी 2 रियल नंबर ले लीजिए। तो फिर 0x इक्वल टू 0y है तो इस आधार पर x इक्वल टू वाई कर सकते हैं हम 0 कैंसिल करके। अब x और y डिफरेंट नंबर ले सकते हैं, जैसे 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0। तो इस आधार पर क्या प्रूफ हो जाएगा, 2 इक्वल टू 3। फिर तो हम दुनिया में किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के बराबर प्रूफ कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये तो गलत है। तो ये गलत है तो इस ट्रांसलेशन लॉ कब लागू होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई सेट है जो बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना पा रहा है तो फिर उसमें ट्रांसलेशन लॉ होल्ड करेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट ABC belongs to G such that AB इक्वल टू AC। ठीक है, और क्लेम क्या है हमारा, प्रूफ क्या करना है, अगर ऐसा है तो B इक्वल टू C होगा। ठीक, अब एक बात सोचिए, सिंस A बिलोंग्स टू G तो A का इन्वर्स भी तो होगा G में। तो मैं A इन्वर्स लेफ्ट साइड में दोनों के ऑपरेट कर दूं, A इन्वर्स ऑफ AB इक्वल टू A इन्वर्स ऑफ AC। तो A इन्वर्स A B, A इन्वर्स A C ऐसा लिख सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, बाई एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी यही है, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, केवल ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हुई है। ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो ई ही लिख लेते हैं। अब तो पता है ए की आइडेंटिटी होती है, तो ए बी इक्वल टू ई सी। ये कैसे लिखा आपने, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। आप ये चीज़ें जरूर लिखिए कि आप किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं, तो साइड में एग्जाम में ये पॉइंट्स ही आपको नंबर दिलाएंगे। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, इनवर्स की डेफिनेशन थी कि ए इनवर्स ए आइडेंटिटी है, ई इंटू बी क्या होगा, बी होगा, बी इक्वल टू सी बाई डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी ई। अच्छा, यहाँ पर ऑपरेशन नहीं भी लिखा है तो आप मान लेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन लिखा हुआ है। जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, हमें नहीं पता वो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, हमने कई तरह के बाइनरी पढ़ लिए अब तो 10 हमने ये लिया था, ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। तो फिर इसका मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है जी में। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स गुड इन जी।
सिमिलरली वी कैन प्रूव, अब दूसरा करने की जरूरत नहीं है, बस लिख लीजिए वी कैन प्रूव दैट राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स गुड इन जी। तो जी में राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। तो कैंसिलेशन लॉ आपको समझ में आया होगा। आप कैंसिल कभी भी बहुत सारे जब हम जूनियर क्लासेज में होते थे तो बहुत सारे छोटे छोटे पजल लोग पूछते थे कि 1 = 2 प्रूफ कर दो, 2 = 3 प्रूफ करो, या कोई भी दो रियल नंबर। तो आप समझ रहे होंगे कि वो लॉ को आधा अधूरा जानने की वजह से एक्चुअल मैथमेटिक्स में ऐसा प्रूफ नहीं हो सकता। तो अगर आप ये नहीं पता है, ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये मल्टीप्लिकेटिव मान लीजिए ग्रुप है, तो एक्स्ट्रा इनवर्स 1/x होगा। तो जीरो का क्या होगा? 1/0। वो तो डिफाइन नहीं है ना, तो जिसका इनवर्स ही नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए, आपने ए लिया था तो ए का इनवर्स लिया ना, तो मल्टीप्लिकेशन में तो इनवर्स आप ले ही नहीं सकते ना जीरो का। तो आप समझ रहे हैं, तो फिर जीरो को आप कैंसिल भी नहीं कर सकते। आपने यहाँ ए का इनवर्स लिया था तो ए कैंसिल हुआ ना। तो क्या समझ में आया इससे कि आप उसी को कैंसिल कर सकते हैं जिसका इनवर्स भी जी में हो। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। कि हमने कई सारे एग्जाम्पल जो पढ़े उनमें ये पढ़ा कि ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इनवर्स है। हो सकता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में सवाल आ जाए, क्या किसी एलिमेंट के 2 इनवर्स भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि अगर किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हर एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। तो फिर प्रूफ का तरीका वही है। मैं मान लेता हूं कि ए कोई एलिमेंट है जी में, हैज 2 इनवर्सेस बी एंड सी। तो बी और सी भी जी के ही एलिमेंट होंगे। तो अगर मैं बी को इनवर्स मानता हूं ए का, तो ए और बी के ऑपरेशन से आउटपुट क्या निकलेगा? ई, क्योंकि ये बी इनवर्स है ना। और ऐसे अगर सी को भी मानते हैं तो ए और सी के ऑपरेशन से, अब यहाँ बीच में ऑपरेशन का साइन नहीं भी बनाया है, कोई बात नहीं, आप इसे मल्टीप्लाई नहीं समझ सकते, ये ऑपरेशन होगा इक्वल टू ई। तो ए बी भी ई आ रहा है, ए सी भी ई आ रहा है, तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी। और ए का तो इनवर्स से एडजस्ट कर रहा है ना, आप बता ही रहे हैं। तो इनवर्स है तो ए को कैंसिल किया जा सकता है, तो फिर क्या आ जाएगा? बी इक्वल टू सी। आपने 2 इनवर्स लिए, बाद में दोनों बराबर प्रूफ हो गए, तो इनवर्स एक ही तो हुआ। तो हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो यूनिक होता है। तो आपने जो 3 एलिमेंट्री प्रॉपर्टी पढ़ी बहुत यूजफुल है। कोई भी डाउट किसी बच्चे के दिमाग में आए तो अपने आप दूर हो जाएगा। देखिए, ये जो अलजेब्रा है अपने आप में कितनी शानदार ब्रांच है। प्योर मैथमेटिक्स हम लोग अलजेब्रा और एनालिसिस को बोलते हैं। प्योर इसलिए है क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें हम पहले खुद डिफाइन करते हैं और उसी के आधार पर थ्योरी को आगे डेवलप करते हैं। हम कहीं और जगह से एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। अप्लाइड मैथ्स के साथ क्या है कि आप अप्लाई करते होते हैं प्योर के कंसेप्ट को, कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अप्लाइड मैथ है। वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ता है। कई बार मैथ्स में फिजिक्स के लॉजिक भी आते हैं, आपको यूज करने पड़ते हैं। आपको ग्रेविटेशन का ध्यान रखना पड़ता है या कोई और कंसेप्ट भी। तो ये जो हम अलजेब्रा और एनालिसिस सीरीज आजकल पढ़ रहे हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्योर है, हर चीज़ पहले डिफाइन होगी, तब उसी के आधार पर थ्योरी आगे बढ़ती है। देखिए, अब किसी ग्रुप की 2 बहुत ही एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। पहला, अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स लिया जाए, ए है कोई एलिमेंट है, उसका इन्वर्स लिया और फिर इन्वर्स का फिर इन्वर्स लिया, तो दोबारा ओरिजिनल ए के बराबर होगा। हमें ये प्रूफ करना है। ए का कोई इन्वर्स लिया, ठीक, अब इस इन्वर्स को फिर इन्वर्स इन्वर्टिबल फिर उसका इन्वर्स लिया, तो वापस ए पर पहुंच जाएंगे। हमें ये प्रूफ करना है। दूसरा, ए ऑपरेशन बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। स्टोटाइलोड सू सॉर्ट्स
मेथड भी कहते हैं। आप लोग देखिए, शू मतलब जूता, सॉक्स माने मोजे। आप पहले क्या पहनते हैं? मोजे, फिर जूते। उतारते समय पहले जूता, फिर मोजा। तो जो पहले पहना था वो बाद में उतरा, जो बाद में पहना था वो पहले उतरा। तो ये एक समझने का तरीका है बस। तो आप ऐसे यहाँ देखिए, ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या लिया आपने? पहले बी इनवर्स, फिर ए इनवर्स, रिवर्स ऑर्डर है। वही जूते मोजे वाला जैसा आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हम पहले ए पार्ट को प्रूफ करते हैं। देखिए काफ़ी आसान है, सब बहुत छोटी छोटी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं। लेट ए बिलोंग्स टू जी, तो फिर ए इनवर्स भी जी में होगा, सच दैट ए और ए इनवर्स कितना आ जाएगा? ई। क्लियर है? अच्छा, ए इनवर्स अगर जी का एलिमेंट है कोई, तो इसका भी तो इनवर्स होगा। ए इनवर्स का भी इनवर्स होगा या नहीं जी में? सच दैट ए इनवर्स का इनवर्स और ए इनवर्स क्या देंगे? आइडेंटिटी। भाई ये ए इनवर्स है, ये उसका इनवर्स है। एक एलिमेंट और उसका इनवर्स आइडेंटिटी है, तो यहाँ भी कोई एलिमेंट आपको दिक्कत है समझने में, ए इनवर्स को थोड़ी देर के लिए बी समझ लो, तो बी और बी इनवर्स हो जाएगा, तो आइडेंटिटी। फिर वही बात, दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड एक ही एलिमेंट आ रहा है, आइडेंटिटी सेम है, तो फिर दोनों को बराबर किया जा सकता है। ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इनवर्स और ए इनवर्स। ग्रुप में राइट कैंसिलेशन लॉ लग सकता है, तो फिर दोनों में ए इनवर्स है, तो आपका क्या प्रूफ हो जाएगा? ए इक्वल टू ए इनवर्स टू द इनवर्स। हो गया प्रूफ। समझ तो आप वैसे भी रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत आसान हो रहा है, तो ये प्रूफ हो गया, कुछ नहीं है उसमें। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो हमारे पास मेथड होना चाहिए कोई। अच्छा, दूसरा, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूफ करना है, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स को अगर ऑपरेट किया जाए तो क्या आएगा? देखिए, एसोसिएटिविटी से क्या लिख सकते हैं? बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं बाई एसोसिएटिविटी। तो ए तो ठीक है, बी इनवर्स क्या आएगा? आइडेंटिटी। आप क्या लिखेंगे? बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। इनकी आदत डालिए कि ए ही हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। और फिर ये ई बाय डेफिनेशन ऑफ फिर इनवर्स। तो इसमें समय लगता है, लेकिन ये लगातार आदत डालिए, तो आपके पास ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स इतना आया। ऑल्सो अगर आप बी इनवर्स ए इनवर्स पहले लें और ए बी बाद में ले लें, तो आप सोचिए, फिर ये दोनों ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी, फिर बी इनवर्स बी भी तो आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। 10 आप देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं है? तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ किसका इनवर्स है? इनवर्स ऑफ ए बी। मतलब ए बी इनवर्स कितना हो गया? बी इनवर्स ए इनवर्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मैं एक दो पॉइंट्स यहाँ पर नोट करके बता रहा हूँ। ये दो के लिए सही नहीं है, ये ज़्यादा के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए A1 A2 AN कई सारे एलिमेंट्स हैं, और आप प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की जो ऑपरेशन जो भी है उनको ऑपरेट करना चाहते हैं और फिर इन्वर्स लेना चाहते हैं। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, AN A1 इन्वर्स।
दोनों बराबर होंगे। रिवर्स ऑर्डर करिए, ए एन इनवर्स, फिर उससे पहले वाला, उससे पहले वाला, और लास्ट में ए वन इनवर्स। तो ये इन जनरल भी सही है। दूसरा, थिंक अबाउट मैट्रिसेज। मैट्रिसेज, आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ए और बी। मैंने कहा कि आप ऐसा करो, मल्टीप्लाई करो दोनों को। तो आपने ए और बी मैट्रिसेज भी हो सकते हैं ना, ग्रुप के एलिमेंट तो मैट्रिक्स भी हैं, आपने पढ़ा था। तो चलिए, दोनों अगर मैट्रिसेज हैं तो दोनों का प्रोडक्ट भी मैट्रिसेज ही आएगा, स्क्वायर मैट्रिसेज मान लेते हैं हम। अब प्रोडक्ट करके फिर इन्वर्स निकालो। तो मैंने एक बच्चे से ऐसा कहा, दूसरे बच्चे से कहा पहले तुम दोनों के अलग अलग इन्वर्स निकालो, ए इन्वर्स निकालो, फिर बी इन्वर्स अलग निकालो, और उनको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो। तो ये हमेशा दोनों बराबर आएंगे। पहले मल्टीप्लाई करके इन्वर्स निकालना, और पहले इन्वर्स निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना। लेकिन ज़रा ऑर्डर ध्यान रखिएगा। तो वो शू शॉर्ट्स मेथड जिसको हम कह रहे थे, वो जूते मोजे वाला, वो याद रखिएगा कि अच्छा इन्वर्स में उल्टा हो जाता है। ऑर्डर जो है वो जो बाद में आया है वो पहले आ जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आगे। उम्मीद है इतना समझ में तो आ चुका होगा आपके। अच्छा, कुछ किताबों में ये वर्ड यूज़ करती हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं था पहले, फिर सोचा कि आप लोग पढ़ेंगे तो शायद आ जाएगा, आपको दिक्कत आ सकती है, तो बता देते हैं। ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज आपने देखी। एक तो क्लोजर मतलब बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और हर एक का इनवर्स। अब 4 प्रॉपर्टी हैं और 4 की आधी कर लीजिए आप। तो वो जो 2 शुरू की हैं, मतलब क्लोजर और एसोसिएटिविटी, अगर केवल ये 2 ही सेटिस्फाई हो पा रही हैं तो उसे एक नाम दिया जा सकता है, क्या? सेमी ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन जानने में हर्ज भी नहीं है। तो सेमी ग्रुप क्या होगा, इसमें क्या क्या होगा? अगर जी है और ये है और आप कह रहे हैं कि अलजेब्राइट स्ट्रक्चर है, तो अलजेब्राइट स्ट्रक्चर मैंने जानबूझ के रिकॉल किया। 8 सेट जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी है तो क्लोजर तो हो ही गई। अब प्लस क्या बचा? एसोसिएटिविटी। बस, अगर आप ऐसा लेते हैं तो फिर आप उसे क्या नाम दे सकते हैं? सेमी ग्रुप। अच्छा, आप बताइए, नेचुरल नंबर का सेट ले रहा हूं और एडिशन ऑपरेशन है, तो कोई भी 2 नेचुरल नंबर लीजिए और सम करिए, तो आउटपुट नेचुरल नंबर ही आएगा ना। तो क्लोजर तो सेटिस्फाई है, और नेचुरल नंबर का सम हमेशा एसोसिएटिव होगा, इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब एडिशन में आइडेंटिटी 0, क्या वो n में है? नहीं। अच्छा, कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, उसका एडिटिव इनवर्स क्या इसमें है? नहीं। केवल 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो पाई, तो आप इसे क्या ना, ये एग्जाम्पल किस चीज का हो गया? सेमी ग्रुप का। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम थी तो ये प्रूव दैट नहीं होना चाहिए था, चलिए खैर कोई बात नहीं। प्रूव दैट इन अ ग्रुप G the equations AX equal to B and Y equal to B have unit solutions for every AB belongs to G। ये जो फंडामेंटल हमारी कुछ थ्योरम्स हैं उनमें से एक मानी जाती है शुरुआत में, कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन होगी, ये ए ऑपरेशन एड से हो। तो मैं इसे ले लेता हूँ, गिवन AX इक्वल टू B दिया हुआ है, ए और बी एलिमेंट जी के हैं, तो ए इनवर्स भी होगा। अगर जी में है तो फिर ए इनवर्स भी जी में होगा। तो मैं ए इनवर्स ऑपरेट कर दूं, आप मल्टीप्लाई कर दूं मत कहिएगा, आपको नहीं पता ना ऑपरेशन क्या है। ऑपरेशन एडिशन भी तो हो सकता है, तो फिर आप ऐड करते। अब आपको पता ही नहीं है तो ना ऐड करिए ना मल्टीप्लाई, या कुछ और हो तो आप सीधे सीधे कहिए कि ऑपरेटिंग ए इनवर्स ऑन लेफ्ट ऑफ बोथ साइड्स। क्या कहेंगे इसे? ऑपरेटिंग ए इनवर्स ऑन लेफ्ट ऑफ बोथ साइड्स, तब ये लिखिए। तो ए इनवर्स बी बाई एसोसिएटिविटी। ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी
by definition of inverse, और EX inverse by definition of identity. So X equal to A inverse B is the unit solution of AX equal to B. ऐसे ही आप इसमें A इनवर्स राइट से ऑपरेट कर लीजिए दोनों साइड. सिमिलरली we can prove y equal to BA inverse is the unit solution of y equal to B. बस हो गया. तो ये एक फंडामेंटल थ्योरम है. आगे आप इक्वेशन स्टेट सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, इसे सीखना चाहिए था और कुछ ऐसा डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है. तो उम्मीद है आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ें समझ में आई होंगी, ग्रुप्स की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी. आज कोई बहुत इम्पोर्टेंट जैसा कोई बड़ा वो नई चीज़ नहीं सिखाई मैंने, लेकिन ये फंडामेंटल काम भी ज़रूरी था. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.